ओके। सो हाँ जी मालिक, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत बढ़िया होंगे और एकदम जोरों शोरों से तैयारियों पे लगे होंगे। वो एक्चुअली होता है ना, जब आप अपना क्लासेस ख़त्म करते हो, बेसिक स्टडीज़ कंप्लीट करते हो और फिर आप जब रिवीजन करना स्टार्ट करते हो, तो स्टार्टिंग में है ना सर, बहुत मुश्किल होता है पढ़ना। और बेसिकली कुछ चीज़ें करने में आपको 10 दिन चले जाते हैं, एक एक सब्जेक्ट करने में। लेकिन अभी आप उस स्टेज पे हो कि एक एक दिन के अंदर वो 10 दिन का काम कर रहे हो, तो एकदम जोरों शोरों से तैयारियों में लगे हुए हो। और मैं क्यों आया हूँ आपके लिए, वैसे तो मैंने आपको रिवीजन वगैरह सब कुछ दे दिया है, सारे चैप्टर्स के इंडिविजुअल सुपर रिवीजन वगैरह सब कुछ यूट्यूब पे दे रखा है आपको। ठीक है, यहाँ तक कि जो मास्टर क्वेश्चंस है वो भी आपको दे रखे हैं, जो एकदम मास्टर क्वेश्चन पीजीपी के, कैपिटल गेन के, इनकम फ्रॉम सैलरी के, सब कुछ यूट्यूब पे है। और आप लोगों ने देखा भी है, काफी सारे लोगों ने मुझे उससे रिलेटेड डाउट्स भी पूछे हैं और डिस्कशन भी हुआ है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। तो मैं सर यहाँ पे क्या करने आया हूँ, मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ जैन 26 एग्जाम के लिए जितने भी अमेंडमेंट, हाँ जी, जितने भी अमेंडमेंट एप्लीकेबल है, सारे के सारे अमेंडमेंट में एक साथ एक जगह डिस्कस कर रहा हूँ। और दोस्तों, मार्क माय वर्ड्स, अगर आपने मई 2000 बेसिकली 25 का एग्जाम्स का पेपर देखा होगा या सितंबर 25 एग्जाम्स के पेपर देखे होंगे, तो हर अटेम्प्ट के अंदर अमेंडमेंट के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। और इस बार भी कुछ अमेंडमेंट्स ऐसे रह गए बेसिकली, हालांकि वो क्लास में हमने कवर कर लिए, इक्का दुक्का चीजें हैं जो हम उसके ऊपर फोकस करेंगे, बट एक साथ में करने वाला हूं। और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं। कम से कम 8 से 10 मार्क एक छोटे से वीडियो के अंदर, छोटे से वीडियो को देख करके 8 से 10 मार्क्स आपको मिल जाएंगे, इतना सर मैं दावा कर रहा हूं आपको। ठीक है, और ज्यादा एफर्ट लेने की जरूरत नहीं, बस आप जैसा मैं बोलता जा रहा हूं या जैसा मैं करता जा रहा हूं उसको देखते जाइए। और वहां पे एक दो क्वेश्चन मैं लास्ट में करवाऊंगा, लास्ट तक इस वीडियो को देखना दोस्तों। ऐसा नहीं कि भाई आपने देखा और छोड़ दिया, लास्ट तक इस वीडियो को देखना, कुछ क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। ठीक है, तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फटाफट विदाउट वेस्टिंग टाइम दोस्तों, कुछ ऐसे अमेंडमेंट है जो बहुत बेसिक है और आप शुरू से करते हैं, और मैं बोल रहा हूँ वैसे अमेंडमेंट अमेंडमेंट कवर कर लिए, बट उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है जो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें, जो आपका अमेंडमेंट था वो था टैक्स रेट के अंदर, जो 115 बीएसी जो है डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है, उसके अंदर फाइनेंस एक्ट 2024 में अमेंडमेंट हुआ था। और सर आपका जो स्लैब रेट है अप टू 3 लाख, बेसिक एग्जामेशन लिमिट है 3 लाख टू 7 लाख, मतलब नेक्स्ट 4 लाख तक जो इनकम था उसके ऊपर 5%। फिर उसके बाद में 7 लाख से 10 लाख, बेसिकली जो नेक्स्ट 3 लाख है उसके ऊपर 10% था। फिर 10 लाख से 12 लाख, मतलब नेक्स्ट 2 लाख के ऊपर कितना, 15%। और अगर टोटल इनकम अगर वहां पे 12 लाख से ज्यादा है, बट अप टू 15 लाख है, मतलब अप टू नेक्स्ट 3 लाख के ऊपर टैक्स आपका 20%। और अगर 15 लाख के ऊपर, 15 लाख के ऊपर टोटल इनकम है तो 30%। ये स्लैब रेट सबको मालूम है, बट फिर भी क्योंकि डिस्कस कर रहे हैं एक साथ में अमेंडमेंट, तो आखिर सर आप फटाफट दो तीन बार भी अगर एग्जाम से पहले देख लोगे ना, आपका काम हो जाएगा। और अमेंडमेंट से पक्का क्वेश्चन आने वाला है, 8 से 10 मार्क्स इस वीडियो में कवर होने वाले हैं। टैक्स रेट अगर फॉरेन कंपनी की बात करें, तो पहले बेटा आपका ये 40% था, उसको कम करके 35% किया था। तो अगर एमसीक्यू वगैरह में कहीं पे भी आए तो वो आपको ध्यान रखना उस पर्पज से। फिर उसके बाद में सीधा हम आते हैं इनकम फ्रॉम सैलरी में। हाँ जी, हाँ जी, हम सिर्फ अमेंडमेंट डिस्कस कर रहे हैं, इसलिए फटाफट फटाफट और इंपॉर्टेंट चीजें वहां पे आपका आने वाला है। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में अगर बात करें तो एक ही अमेंडमेंट था कि अगर आप ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो कर रहे हो, तो ऑप्शनल टैक्स रिजीम के अंदर 50,000 का मैक्सिमम स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है सेक्शन 16(1)(a) के अंदर। लेकिन अगर वहां पे आप डिफॉल्ट रिजीम फॉलो करोगे, 115 बीएसी डिफॉल्ट रिजीम फॉलो करोगे, तो 75,000 का मैक्सिमम वहां पे स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा 16(1)(a) के अंदर। 115 बीएससी में 75,000, तो जो भी ग्रॉस सैलरी और 75,000 विच एवर इज लोअर, आपका डिडक्शन हो जाएगा। आ जाओ पीजीपी पे। हाँ जी सर, ऐसे ही चलने वाला है, कैपिटल गेन पे टाइम दूंगा मैं, क्वेश्चन भी करवाने वाला हूं, लास्ट तक वीडियो को देखना। और हाँ, लाइक करना नहीं भूलना है, कमेंट करना नहीं भूलना है। देखो, ब्राह्मण आदमी एकादशी के दिन आपके लिए वीडियो बना रहा है, तो लाइक, कमेंट और शेयर, बस यही चाहिए। और चैनल को सब लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो सर पीजीपी सर यहाँ पे, क्योंकि और भी वीडियो आने वाले हैं, हाँ जी, आपके एग्जाम के लिए टोटल इनकम के क्वेश्चन भी और टोटल इनकम के स्टेप्स बताने वाला हूं मैं। यस 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 यस, टोटल इनकम कैसे कंप्यूट करते हैं, कब कब क्या करना है, क्या कंसिडर करना है, वो स्टेप एक छोटे से वीडियो में वो स्टेप्स बताऊंगा। और टोटल इनकम के कुछ क्वेश्चंस भी मैं वहां पे करवाऊंगा। तो सर सबसे पहले आपका इनकम फ्रॉम लेटिंग आउट ऑफ पीजीपी की बात करें, तो अगर रेसिडेंशियल हाउस को लेट आउट करने का बिजनेस है, कोई बोलता है मेरा बिजनेस है लेट आउट करने का रेसिडेंशियल हाउस, रेसिडेंशियल 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 हाउस, तो रेसिडेंशियल हाउस को लेट आउट करने का अगर बिजनेस है बेटा, तो उस केस में वो इनकम पीजीपी में टैक्सेबल नहीं होगा, वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में ही टैक्सेबल होगा। ये चीज ध्यान रखना।
जो पीजी वाले होते हैं, पेइंग गेस्ट वगैरह जो रखते हैं, उनके लिए अमेंडमेंट आया था कि नहीं सर आप पीजीपी में इनकम, ताकि सर आप सारे एक्सपेंस का डिडक्शन ना ले सको 30 से 37(1) है ना, आपको खाली स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा, और जो भी इंटरेस्ट ऑन लोन वगैरह है या फिर बेसिकली म्युनिसिपल टैक्स उसका डिडक्शन मिलेगा, और कुछ मिलने वाला नहीं है। तो ध्यान रखना, अगर रेसिडेंशियल कमर्शियल हाउस को लेट आउट करने का बिजनेस है, कमर्शियल 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 हाउस नहीं बोलूंगा, कमर्शियल प्रॉपर्टी को, हाउस गलती से बोल दिया, कमर्शियल प्रॉपर्टी को, है ना, शॉप्स वगैरह उनको लेट आउट करने का अगर बिजनेस है तो फिर पीजीपी में आएगा, जैसे शॉपिंग मॉल्स वगैरह होते हैं उनके केस में, ठीक है। बट यहाँ पे रेसिडेंशियल हाउस को लेट आउट करने का बिजनेस है, तो उस केस में वो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा, पीजीपी में आने वाला नहीं है। फिर सर आते हैं पीजीपी में, सर आपको मालूम होगा एक सेक्शन है 36(1) सीबीआई एफआईआर एंड अदर्स, ठीक है, उसके अंदर अगर आपने कंट्रीब्यूशन किया है न्यू पे एज एम्प्लॉयर, वैसे ये सितंबर के एग्जाम में आ गया है, तो सितंबर के एग्जाम में आ गया, तो अगर आप न्यू पेंशन स्कीम एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हो, किसके अंदर एनपीएस के अंदर कंट्रीब्यूशन करते हो, तो उस केस में एम्प्लॉय के लिए जो एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है, तो एम्प्लॉयर के लिए बिजनेस का खर्चा है, ठीक है, उसको डिडक्शन मिलता है। अभी कितना डिडक्शन मिलेगा, तो सर अगर वहां पे उस एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉइज के लिए अप टू 14% ऑफ सैलरी, 14% ऑफ सैलरी कंट्रीब्यूट किया है, तब तो सेक्शन 36(1) में डिडक्शन अलाउ हो जाएगा। अगर 43B के अकॉर्डिंग, एज पर 43B ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम से पहले जमा करवा दिया है, तब तो 36(1) में के अंदर क्या हो जाएगा, अलाउ। लेकिन अगर ड्यू डेट तक जमा नहीं करवाया है तो वो क्या हो जाएगा, डिसअलाउ, ठीक है। और 14% के ऊपर वाला जो है ना, ऊपर वाला चाहे वो जमा करवाया है कि नहीं करवाया है, 14% के ऊपर वाला एक्सेस वाला है, वो तो डिसअलाउ हो जाएगा 48(9) के अंदर। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। वैसे आपका ये जो सितंबर का एग्जाम था, टोटल इनकम का क्वेश्चन था ना, उसके अंदर ये एडजस्टमेंट पूछ चुके हैं, बट फिर भी ध्यान रखना है एमसीक्यू में भी आ सकता है। फिर से बोलता हूं सर, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूट कर रहा है अपने एम्प्लॉय के लिए एनपीएस में, न्यू पेंशन स्कीम में कंट्रीब्यूट कर रहा है। अब वहां पे वो जो कंट्रीब्यूशन किया जा रहा है, अगर अप टू 14% ऑफ सैलरी है, तब तो डिडक्शन क्या हो जाएगा, अलाउ अंडर सेक्शन 36(1) 43B के अकॉर्डिंग। लेकिन अगर कंट्रीब्यूशन जो एक्सेस ऑफ 14% ऑफ सैलरी है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, डिसअलाउ। अब सैलरी में क्या क्या लेना है, जो भी बेसिक सैलरी है और डीए इन टर्म्स है, वो आपको लेना है, ये चीज ध्यान रखना है। ओके, उसके बाद में हम बात करते हैं सर वहां पे अगला जो डिडक्शन है, जो बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है, इसके ऊपर पक्का क्वेश्चन आ रहा है, एमसीक्यू में आ सकता है 2 मार्क्स का, हो सकता है आपको अलग से डिस्क्रिप्टिव के अंदर 4 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए, ये चीज ध्यान रखना है। या हो सकता है कि टोटल इनकम में ही किसी तरीके से ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एडजस्ट करके पूछा जा सकता है। अब सर ये कैसे होगा सर, तो सबसे पहले आपको ध्यान देना है, याद ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर एक पार्टनरशिप हम अपने पार्टनर को सैलरी रेम्युनरेशन पे करती है, इंटरेस्ट के केस में तो 12% है, सबको मालूम है। अब जो सैलरी रेम्युनरेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा पे करती है, तो उस केस में पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन मिलता है, अगर वो वर्किंग पार्टनर ओनली वर्किंग, अगर नॉन वर्किंग पार्टनर को पे किया ना मेरे लाल, तो डिसअलाउ हो जाएगा। वर्किंग पार्टनर को पे किया जा रहा है, तो वहां पे डिडक्शन मिलता है, कितना, जो भी पे किया अमाउंट वो, और एज पर डीड वो, और मैक्सिमम लिमिट 40B के अंदर, विच एवर इज लोअर। अब यहाँ पे जो 40B का लिमिट है ना, यहाँ फाइनेंस एक्ट 2024 में अमेंडमेंट आया था, वो क्या बोलता है कि अगर बुक प्रॉफिट अप टू ₹6 लाख है, बुक प्रॉफिट कितना, अप टू ₹6 लाख, बुक लॉस भी है, तो भी सर कितना, 3 लाख रुपीज और 90% बुक प्रॉफिट में सर सीधी सी बात है, 90% लॉस का जितना भी करोगे, ये 3 लाख पॉजिटिव वाला विच एवर हायर 3 लाख ही आएगा। अगर सुनो ना, अगर बुक लॉस है ना, बुक लॉस, तो सर ये आपका ये 3 लाख ही आने वाला है यहाँ पे, क्योंकि सर लॉस का 90% करोगे तो नेगेटिव ही रहने वाला है, और पॉजिटिव 3 लाख विच एवर इज हायर 3 लाख ही रहने वाला है। लेकिन अगर बुक प्रॉफिट है, और बुक प्रॉफिट कितना है, बुक प्रॉफिट है अप टू ₹6 लाख, अप टू रुपीज कितना, 6 लाख, 6 लाख रुपए तक। तो इन दैट केस 3 लाख और 90% बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर, तो मान लो मेरा बुक प्रॉफिट 1 लाख रुपए, तो 1 लाख का 90% होता है 90,000, और सर आपका 3 लाख रुपीज विच एवर इज हायर 3 लाख आएगा। मेरा बुक प्रॉफिट 2 लाख है, तो 2 लाख का 90% कितना होता है बेटा, 1,80,000, और 3 लाख विच एवर इज हायर 3 लाख हो जाएगा। मेरा बुक प्रॉफिट वहां पे आपका 5 लाख है, तो 5 लाख का 90% कितना होता है, 4,50,000। हाँ जी सर, 5 लाख का वहां पे 90% होता है 4,50,000, तो 4,50,000 और 3 लाख विच एवर इज हायर कितना हो जाएगा, 3 लाख, सॉरी 4,50,000 हो जाएगा वहां पे। मेरा बुक प्रॉफिट एग्जैक्ट 6 लाख है, तो 6 लाख का आपका 90% होता है 5,40,000 और 3 लाख विच एवर इज हायर, तो 5,40,000 हो जाएगा। तो अगर मेरा बुक प्रॉफिट 6 लाख से ज्यादा है बेटा, तो उस केस में यहाँ पे सीधा सा आपको 5,40,000 दिखेगा।
540 और 3 लाख विच इज हायर 540 हो जाएगा। और जो बैलेंस बुक प्रॉफिट है, बैलेंस बुक प्रॉफिट, उनके केस में सर आपका जो भी 6 लाख के ऊपर वाले बुक प्रॉफिट है, तो उसके केस में बेटा वहां पे आपको कितना लेना है 60%। तो सुनना मेरे लाल, क्या करना है तेरे को, सबसे पहले तो बुक प्रॉफिट निकालना है। बुक प्रॉफिट क्या होता है? बुक प्रॉफिट तेरे को मालूम है कि जो भी पीजीबीपी है पार्टनरशिप फर्म का, बिफोर डिडक्शन ऑफ सैलरी रेम्यूनरेशन एक्सेट्रा, ये डिडक्शन से पहले बाकी सारे डिडक्शन जो भी एडलेस जो करना है कर, ये वाला डिडक्शन छोड़ करके, ये वाला डिडक्शन अभी तक नहीं दिया है, ये वाला डिडक्शन के पहले जो पीजीपी है ना मेरे लाल, वही तेरा क्या है, वही बुक प्रॉफिट है। अगर वो बुक प्रॉफिट 6 लाख तक है या बुक लॉस है, तो उस केस में आपको क्या करना है 3 लाख और 90% बुक प्रॉफिट विच एवर इज हायर, और जो बैलेंस 6 लाख के ऊपर वाला है उसका 60%, इन दोनों का टोटल कर, और ये टोटल यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका एक इंपैक्ट और आता है। कहां आता है सर इसका इंपैक्ट? बेटा क्यों नहीं आता है? जब मैं बता रहा हूं कि किस तरीके से और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मान लो मैं एक इंडिविजुअल हूं जो एक पार्टनर हो पार्टनरशिप फर्म में, तो पार्टनरशिप फर्म को डिडक्शन तो इस तरीके से मिलेगा, लेकिन जो पार्टनर है, पार्टनर के लिए पीजीपी कितना होगा? जितना फर्म को डिडक्शन अलाउ हो रहा है, जितना फर्म को डिडक्शन अलाउ हो रहा है, उतना मेरे लिए वहां पे क्या हो जाएगा? पीजीपी। तो सीधी सी बात है, हो सकता है कि एक पार्टनर के, जो खुद एक इंडिविजुअल है, उसके, बताता हूं मैं आपको, ठीक है, ये रहा एक मास्टर क्वेश्चन मैंने यहां पे करवा रखा है जो आपने किया भी होगा। ये आपका पी&एल अकाउंट मिस्टर एआरपी जो कि इंडिविजुअल है, और उसका ये पी&एल का क्रेडिट साइड है। तो देखो यहाँ पे कहीं ना कहीं दिख जाएगा, ये देखो शेयर इन प्रॉफिट इन पार्टनरशिप फर्म, ये तो एग्जेम्प्ट होता है। सैलरी एज ओनली वर्किंग पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, मतलब पी&एल के क्रेडिट साइड, मतलब इसको इनकम आया है, तो इसके पी&एल क्रेडिट में लिखा हुआ है कि सैलरी एज ओनली वर्किंग पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, बुक प्रॉफिट ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज 2 लाख रुपए, जबकि सैलरी इसको 3,20,000 मिला है। तो एक मिनट, फर्म का बुक प्रॉफिट 2 लाख था, तो फर्म को कितना डिडक्शन मिला होगा? तो फर्म का बुक प्रॉफिट था वहां पे 2 लाख रुपए, तो उस केस में अप टू रुपीज कितना हो गया? 6 लाख हो गया। तो उस केस में क्या करते हो? एक तो करते हो 3 लाख, और दूसरा 90% ऑफ कितना? 2 लाख बुक प्रॉफिट का, जो होता है 1,80,000, विच एवर इज हायर। तो हायर मेरे लाल कितना हो गया? 3 लाख हो गया। मतलब फर्म ने पे कितना किया? ये तो हो गया मैक्सिमम 40B के हिसाब से फर्म का लिमिट, बराबर। फर्म की बात कर रहा हूं मैं, पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूं, पार्टनर की बात नहीं कर रहा हूं, पार्टनरशिप फर्म की बात कर रहा हूं। और पे कितना किया? पे 3,20,000 पे किया है, पेड 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 टू पार्टनर, ठीक है। तो सर फर्म को डिडक्शन कितना मिलना था? विच एवर इज लोअर, 3 लाख की डिडक्शन मिलना था, 3 लाख ही मिलना था, तो फर्म को 3 लाख की डिडक्शन मिला होगा। तो पार्टनर के लिए भी पीजीपी इनकम कितना होगा? 3 लाख ही होगा, ये चीज ध्यान रखना है, 3 लाख ही होगा, बराबर है। तो यहां पे तो पी&एल क्रेडिट में 3,20,000 लिखा हुआ है, इसका मतलब सर 20,000 ज्यादा लिखा हुआ है, तो इसका मतलब 20,000 आपको क्या करने का है? लेस। क्या करने का है? लेस। तो ये देखो यहाँ पे आपका ये एडजस्टमेंट जब हम करने के लिए जाते हैं, तो कहाँ गया लेस? ये देखो, हाँ ठीक है, शेयर इन प्रॉफिट पार्टनरशिप फर्म, वो तो बेसिकली आपको करना है क्योंकि वो एग्जेम्प्ट होता है, तो उसको कर लिया। ये देखो, एक्सेस सैलरी एज वर्किंग पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, एज वर्किंग पार्टनर इन पार्टनरशिप फर्म, एज डिडक्शन अलाउड टू पार्टनरशिप फर्म ओनली कितना? 1,80,000 फर्म को, एक से दैट इज 90% बुक प्रॉफिट, और दैट इज 2 लाख का 90% 1,80 और 3 लाख रुपीज विच एवर इज हायर, तो फर्म को खाली 3 लाख का डिडक्शन मिला होगा। तो इसके लिए जो एक्सेस है 20,000 रुपए, वो वहां पे आपको क्या कर देना है? लेस कर देना है, ठीक है। ये इस तरीके से आपको डील करने का था जो मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये किसी भी तरीके से आ सकता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये भी एक एडजस्टमेंट हो सकता है। तो सर ये एडजस्टमेंट कम से कम 2 नंबर देके जाएगा, आप समझ रहे हो बात, मतलब ठीक है। और एमसीक्यू में तो आ ही सकता है, मैंने बताया, तो वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम आते हैं कैपिटल गेन सर। हाँ जी सर, बहुत छोटा सा वीडियो देखोगे, 8 से 10 नंबर कंफर्म है, जैसा मैं बोलता हूं वैसे करोगे तो, ठीक है। कैपिटल गेन सर यहाँ पे आपका, उसमें अमेंडमेंट जो है, सबसे पहले जो 242 पीरियड ऑफ होल्डिंग है उसकी बात करते हैं। तो पीरियड ऑफ होल्डिंग जैसा कि मालूम है कि सर 23 जुलाई 2024 आपके जीवन का हिस्सा हो चुका है, बहुत सारी घटनाएं होती 22 जुलाई 2024 के बाद में, ठीक है। तो जो अमेंडमेंट आए, तो पीरियड ऑफ होल्डिंग की बात करें तो 22 जुलाई 2024 तक अगर ट्रांसफर हुआ, अगर ट्रांसफर हुआ, कैपिटल एसेट इज ट्रांसफर
अप टू 22 जुलाई 2024, अप टू 22 जुलाई 2024। तो लिस्टेड सिक्योरिटीज बट अदर देन यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल यूनिट्स ऑफ यूटीआई जीरो कूपन बॉन्ड, उसी केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग अप टू 12 मंथ्स, तो शॉर्ट टर्म, अदरवाइज क्या हो जाएगा लॉन्ग टर्म। अनलिस्टेड शेयर्स के केस में, इमूवेबल प्रॉपर्टी केस में 24 मंथ्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग है, ठीक है, तो शॉर्ट टर्म अदरवाइज लॉन्ग टर्म। और बाकी सारी कैपिटल असेट जिसमें गोल्ड, इंटेंजिबल असेट, अनलिस्टेड डिबेंचर, यूनिट्स भी आ गई सारी की सारी, ये दो यूनिट्स को छोड़ करके, बराबर है, उनके केस में 36 मंथ देखते थे। लेकिन ध्यान रखना है कि अगर ट्रांसफर हुआ है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, तो उस केस में सर यहां पे आपका क्या होता है, वो जो लिस्टेड सिक्योरिटीज उसमें अदर देन यूनिट्स था, बराबर है। अब उस लिस्टेड सिक्योरिटीज में लिस्टेड यूनिट्स भी आ जाएगी, लिस्टेड यूनिट्स, ऑल यूनिट जो कि लिस्टेड है वो भी आ जाएगी, ठीक है। और यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, है ना, यूनिट्स ऑफ यूटीआई वो तो आ ही गए, प्लस जीरो कूपन बॉन्ड भी थे। और वो जो 36 मंथ वाला पीरियड ऑफ होल्डिंग, 36 मंथ वाला, वो सारा का सारा यहाँ पे आपका आ जाएगा 24 मंथ्स में मर्ज हो जाएगा। तो ऑल अदर कैपिटल एसेट, ठीक है, अगर पीरियड ऑफ होल्डिंग इज अप टू 24 मंथ्स, तब तो क्या हो जाएगा शॉर्ट टर्म, अदरवाइज क्या लॉन्ग टर्म। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लाल, जो आपका 23 जुलाई 2024 के पहले, डेट देखना है क्वेश्चन में, डेट डेट डेट, अगर 23 जुलाई 2024 के पहले ट्रांसफर हुआ है तो उस केस में सर वहां पे आपका दो ही पीरियड ऑफ होल्डिंग है, 12 महीने, सॉरी 3 पीरियड ऑफ होल्डिंग, 12 महीना, 24 महीना एंड 36 महीना। लेकिन ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 हुआ है तो दो पीरियड है, 12 महीना एंड 24 महीना। और उसमें भी ये लिस्टेड सिक्योरिटीज में बेसिकली आपका यूनिट्स भी आ गई है। तो एक तो ये है। दूसरा असर आपका था सेक्शन 47, सेक्शन 47, द ट्रांजेक्शन विच इज नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, देने वाले का दिल क्या है, साफ, उसके मन में क्या नहीं है, पाप, इसलिए कैपिटल क्या हो जाता है, माफ। देने वाले का दिल क्या है, साफ, उसके मन में नहीं है पाप, इसलिए कैपिटल क्या हो जाता है, माफ, है ना। सारे एग्जाम ट्रांसफर, तो उसमें है ना सर, वहां पे एक एग्जाम ट्रांसफर है, ट्रांसफर ऑफ कैपिटल, ट्रांसफर व्हाट कैपिटल बाय वे ऑफ व्हाट गिफ्ट विल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, गिफ्ट विल एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो सर यहाँ पे एक अमेंडमेंट हुआ कि अगर एक इंडिविजुअल या एचयूएफ अगर वो ट्रांसफर करता है तभी आपका ये एग्जाम ट्रांसफर माना जाएगा। अदर देन इंडिविजुअल, जो कंपनी ने अगर गिफ्ट दिया, विल में दिया, सर वो ट्रांसफर माना जाएगा, बट अगर इंडिविजुअल या एचयूएफ अगर गिफ्ट में दे रहा है, विल में दे रहा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा दे रहा है, तो सर वो नॉट रिगार्डेड एज ट्रांसफर, क्योंकि इस इंडिविजुअल का, इस एचयूएफ का, देने वाले का दिल क्या है, साफ, उसके मन में नहीं है पाप, इसलिए कैपिटल क्या हो माफ। लेकिन पार्टनरशिप ऑफ कंपनी एक्सेट्रा एक्सेट्रा देते हैं तो दिस शैल बी ट्रीटेड एज ट्रांसफर और कैपिटल गेन कंप्यूट होगा। उसके बाद में सर वेरी इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट, सर यहां पे है ना, आपको मालूम है कि अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट हो तो इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है, बट सर कुछ ऐसे केसेस जहां पे इंडेक्स बेनिफिट नहीं होता, जैसे डेप्रिशिएबल असेट के केस में इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है, जो 50 भी स्लम सेल में आपका इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है, मार्केट लिंक डिबेंचर्स या सम स्पेसिफाई यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड है, वो आपका इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, वो हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही होता है, ठीक है। बॉन्ड्स एंड डिबेंचर्स जो है एक्सक्लूडिंग कैपिटल इंडेक्स बॉन्ड्स एंड गोल्ड सॉवरेन बॉन्ड, इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिलता है, ठीक है। एंड शॉर्ट टर्म कैपिटल सेट में ऑब्वियसली इंडेक्स बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। और लॉन्ग टर्म कैपिटल सेट जो 112A में कवर होते हैं, लिस्टेड इक्विटी शेयर, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट, है ना, उसके केस में सर वहां पे आपका इंडेक्सेशन बेनिफिट नहीं मिलता है, भले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन क्यों ना हो, क्योंकि वहां पे 1.25 तक टैक्सेबल अमाउंट नहीं होता है, उसके ऊपर भी कम टैक्स लगता है। सर एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट यह आया कि जो भी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट्स है, एनी लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट अगर वो ट्रांसफर हुआ था ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, अगर 23 जुलाई 2024 के पहले ट्रांसफर हुआ, मेरे लाल ये डेट तेरे जीवन का हिस्सा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तेरे को डेट देखना है, जब भी क्वेश्चन आएगा डेट देखना है कि भाई डेट कौन सी डेट को ट्रांसफर हुआ है। अगर 23 जुलाई 2024 के पहले ट्रांसफर हुआ है और लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट है, तो इनको छोड़ करके, है ना, बाकी सब में आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। फिर से बोलता हूं, इन असेट्स को छोड़ करके, इन केसेस को छोड़ करके अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल असेट ट्रांसफर हुआ है बिफोर 23 जुलाई 2024, बिफोर 23 जुलाई 2024, तो उस केस में तेरे को इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, बराबर है। लेकिन अगर असेट ट्रांसफर कैपिटल गेन कब कंप्यूट करना वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रांसफर कब हो रहा है। अगर ट्रांसफर हो रहा है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024,
तो इंडेक्स बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, इंडेक्स बेनिफिट मिलने वाला नहीं है, भले वो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट क्यों ना हो। कुल मिला के 23 जुलाई 2024 के बाद में इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटा दिया गया। लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, यहीं पे मैं आपको कुछ क्वेश्चंस भी करवाने वाला हूं इनसे रिलेटेड। और सर मुझे लग रहा है कि सर वो उसके ऊपर आ सकता है, और कहां क्वेश्चन आ सकता है वो भी मैं बताऊंगा आपको। तो सर यहां पे कुछ ऐसे केस है, मतलब इनफैक्ट एक ऐसा केस है जहां पे आपको टैक्स निकालते टाइम इंडेक्सेशन का बेनिफिट देना होगा। तो यहां पे बोलता है कि नहीं सर, कोई भी कैपिटल एसेट अगर आपने ट्रांसफर किया है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, सर ये पीडीएफ कहां मिलेगा? बेटा टेलीग्राम चैनल में जाना, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रखा है, वहां पे जा, तेरे को ये पीडीएफ वहां मिल जाएगा। अभी के अभी डाउनलोड कर ले एक साथ में, ज्यादा बड़ा पीडीएफ नहीं है, छोटा सा है, 8-10 पेज का पीडीएफ है सर, फटाफट फटाफट स्क्रॉल करते हुए वहां पे कर लेगा, ठीक है। तो अगर 23 जुलाई 2024 के बाद में ट्रांसफर किया जा रहा है कौन सा वाला असेट, अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो अक्वायर किया था बिफोर 23 जुलाई 2024, खरीदा तो 23 जुलाई 2024 के पहले, ऑब्वियसली तभी लॉन्ग टर्म होगा। और किसने खरीदा था? रेसिडेंट इंडिविजुअल उसका ओनर था, या रेसिडेंट एचयूएफ उसका ओनर था। तो इसको थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेनेशन में समझते हैं। देखो मान लो मैं एक रेसिडेंट इंडिविजुअल हूं, या कौन हूं मैं? एक रेसिडेंट एचयूएफ। या तो मैं रेसिडेंट इंडिविजुअल हूं या रेसिडेंट क्या हूं? एचयूएफ। मैंने एक लॉन्ग टर्म लैंड बिल्डिंग और बोथ, लैंड बिल्डिंग और बोथ, लैंड बिल्डिंग और बोथ इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीदा था बिफोर 23 जुलाई 2024, बिफोर 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 23 जुलाई 2024, है ना, इस डेट के पहले मैंने खरीदा था। रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, सुनना, या रेसिडेंट एचयूएफ हो, ठीक है, वो एचयूएफ यहां पे नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं, रेसिडेंट इंडिविजुअल या रेसिडेंट एचयूएफ, ठीक है, यहां पे ये रेसिडेंट एचयूएफ, ठीक है। और अक्वायर किया था इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी बिफोर 23 जुलाई 2024, और ट्रांसफर हो रहा है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई। देखिए 23 जुलाई 2024 के पहले ट्रांसफर हो तो फिर तो इंडेक्स बेनिफिट मिलता है। तेरे को नॉर्मली कैपिटल गेन कंप्यूट करना है इंडेक्सेशन के देते हुए, जो हमने सीखा है क्लास में। अरे बोल 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 बोल, ठीक है। लेकिन अगर ट्रांसफर हो रहा है, खरीदा 23 जुलाई 2024 के पहले, रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ ने इमूवेबल प्रॉपर्टी, ओनली इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, और बेच रहा है 23 जुलाई 2024 या इसके बाद में, तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन तो तुमको कंप्यूट करना है विदाउट इंडेक्स ओनली। कैपिटल गेन कंप्यूट करते टाइम तुमको इंडेक्स से नहीं करना है, वो विदाउट इंडेक्स ही कंप्यूट करो। सुनो पूरी बात सुनो, पूरी से बात सुनो। कैपिटल गेन कंप्यूट करते टाइम तुमको वहां पे विदाउट इंडेक्स ही कंप्यूट करना है, और वही लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो तुमने विदाउट इंडेक्स निकाला है वो तुम्हारा जीटीआई या एनटीआई का पार्ट होगा। क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, क्वेश्चन करवा रहा हूं, शांति रख। लेकिन जब तू टैक्स कंप्यूट करेगा, टैक्स 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 टैक्स, फिर से कौन? रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ, इमूवेबल प्रॉपर्टी जो खरीदा था 23 जुलाई 2024 के पहले, बेच रहा है 23 जुलाई 2024 या इसके बाद में, तो कैपिटल गेन जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कंप्यूट करोगे, क्योंकि पीरियड ऑफ होल्डिंग तो 24 मंथ से ज्यादा है, तो उस केस में वो तो तुमको विदाउट इंडेक्स ही कंप्यूट करना है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सीधा माइनस कर देना है, जो भी है, इंडेक्स नहीं देना है। और वही आपका जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा विदाउट इंडेक्स निकाला, वही टोटल इनकम का पार्ट होगा। लेकिन जब टैक्स निकालने के लिए जाएगा, टैक्स निकालने के लिए जाएगा, व्हाइल कंप्यूटिंग टैक्स लायबिलिटी वी नीड टू चेक 20% ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो विद इंडेक्स देखना है। जो विद इंडेक्स वाला है, विद इंडेक्स उसके ऊपर 20% का रेट वहां पे लगा के देखना है। और जो विदाउट इंडेक्स है, विदाउट इंडेक्स है, उसके ऊपर 12.5% का रेट देखना है। और इन दोनों में से जो विच एवर इज लोअर होगा, लोअर होगा, लोअर होगा, वो बेसिकली आपके लिए उस लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, सुन, अमेंडमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या बोला, तू कौन है? रेसिडेंट इंडिविजुअल, रेसिडेंट एचयूएफ। दूसरा, तेरे पास में क्या? इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड बिल्डिंग और बोथ। कब खरीदा था? 23 जुलाई 2024 के पहले। बेच कब रहा है? ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024। लॉन्ग टर्म है, तो उस केस में तेरे को क्या करना है? सीधी सी बात है, तेरे को वहां पे कैपिटल गेन नॉर्मली कंप्यूट करना है, कोई इंडेक्स का बेनिफिट नहीं देना, सीधा सीधा माइनस कर नेट फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन माइनस ट्रांसफर एक्सपेंडिचर, दैट इज नेट सेल कंसिडरेशन, उसमें से कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस कर, वो तेरा आ जाएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। वही तेरा जीटीआई का पार्ट होगा, वही तेरा टोटल इनकम का पार्ट होगा, एनटीआई का पार्ट होगा। हाँ, चैप्टर 6 से डिडक्शन नहीं मिलता, ये तेरे को मालूम है, ठीक है, इसके सामने।
अब सर यहाँ पे जब तू टैक्स निकालने के लिए जाएगा, टैक्स निकालने के लिए जाएगा, तो क्या कर, जब वहां पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विद इंडेक्स आया ना, विद इंडेक्स, सॉरी विद इंडेक्स तो तू नीचे नोट में निकालेगा, जो विदाउट इंडेक्स तेरा है ना, विदाउट इंडेक्स उसके ऊपर 12.5%। और नोट में तू एक काम कर, 20% लेकर के विद इंडेक्स भी वहां पे टैक्स निकाल ले। नोट में तू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विद इंडेक्स निकाल, विद इंडेक्स तू लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन निकाल और उसके ऊपर 20% का टैक्स ले, और ये दोनों विच एवर इज लोअर कर, वो तेरा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर टैक्स हो गया। अब एक और चीज आती है कि सर जब हम टैक्स निकालने जाते हैं तो सर आपने हमको बताया था कि अगर रेसिडेंट रेसिडेंट इंडिविजुअल रेसिडेंट बेसिकली एचयूएफ है, तो उसके केस में वो जो अनएग्जॉस्टेड बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है ना, उसका बेनिफिट मिलता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के सामने, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में हमने आपने बताया था। हाँ परफेक्ट, एकदम सही बताया था। तो सर वो आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट कैसे एडजस्ट करोगे? तो बेटा सुन, अगर तेरे पास मान लो अदर इनकम है, जैसे पीजीपी है, इनकम फ्रॉम सैलरी है, तो सीधी सी बात है बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तो उसके सामने हो जाएगा। लेकिन फिर भी अगर कोई बेसिक एग्जम्पशन लिमिट बच जाता है, अनएग्जॉस्ट बच जाता है, तो क्या कर, तू इन दोनों में से ये जो लॉन्ग टर्म है, ये जो निकाला ना, इसमें से माइनस कर, दोनों में से। या फिर मान ले कि तेरा कोई अदर इनकम ही नहीं है, फॉर एग्जांपल यू डू नॉट हैव एनी अदर इनकम। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूं कि मान लो मैं ऑप्शनल रिजीम फॉलो कर रहा हूं और मेरा कोई अदर इनकम ही नहीं है। इफ देयर इज नो अदर इनकम, जैसे पीजीपी इनकम फ्रॉम सैलरी कुछ भी नहीं है, और बेसिक एग्जम्पशन लिमिट शैल बी फर्स्ट रिड्यूस फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 इन बोथ द केसेस, विद इंडेक्स विदाउट इंडेक्स, एज पर ऑप्शनल और डिफॉल्ट टैक्स स्कीम, जो भी तो फॉलो कर रहा है। तो देख यहाँ पे, देख क्या करना है, यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म कैपिटल 112 है विद इंडेक्स, उसमें से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माइनस कर दे, 2.5 लाख या जो भी है। और ऐसे ही 112 में जो विदाउट इंडेक्स निकाला, उसमें से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माइनस कर दे, अगर तेरा अदर इनकम नहीं है। और जो ये माइनस करने के बाद में जो आएगा ना, उसके ऊपर जो विद इंडेक्स वाला था उसके ऊपर 20%, विदाउट इंडेक्स वाला था जो बचा हुआ उसके ऊपर 12.5%, विच एवर इज लोअर का। एग्जांपल मैं करवा रहा हूं, शांति रख, पहले हम लोग एक बार सारे अमेंडमेंट साथ में डिस्कस कर लेते हैं। अमेंडमेंट में एग्जांपल पे आ रहा हूं, एग्जांपल एक्चुअली क्वेश्चंस में करवा रहा हूं, ठीक है। अब हम बात करते हैं वहां पे टैक्स रेट्स फॉर कैपिटल गेन्स अंडर सेक्शन 111A, 112A और 112। आपको मालूम है बेटा, जो कैपिटल गेन्स के ऊपर टैक्स वहां पे निकालते हो, तो शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के ऊपर तो लिस्टेड इक्विटी से यूनिट्स ऑफ इक्विटी और म्यूचुअल फंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, जो ट्रांसफर किया तो रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज ने एसटीटी पे किया है। और अगर वहां पे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है 111A वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं, जाना मत वीडियो छोड़ करके, 8 से 10 नंबर की बात है। 111A वाला शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो सर अगर वो ट्रांसफर किया था 22 जुलाई 2024 तक, तो उस केस में 15% का टैक्स आएगा। शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूं 111A में। और वहीं वहां पे लिस्टेड इक्विटी से यूनिट्स ऑफ इक्विटी और म्यूचुअल फंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट ट्रांसफर टू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और एसटीटी पे किया था ट्रांसफर पे, और वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 111A में है, और वो आपका ट्रांसफर हुआ था ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, तो टैक्स रेट वहां पे चेंज हो गया 20%। तो आपको डेट ध्यान होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में वहीं पे लिस्टेड इक्विटी से यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट और ट्रांसफर थ्रू रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज है, और एसटीटी पे किया है, एसटीटी पे किया है। और वो लॉन्ग टर्म कैपिटल के जो 112A में है, 112A जो विदाउट इंडेक्स निकालते हो, विदाउट इंडेक्स का बेनिफिट नहीं देते हो, और अगर वो ट्रांसफर हुआ था 22 जुलाई 2024 तक, तो सर देखो पहले 1,25,000 जो, नहीं पहले 1,25,000 पूरे साल का, ये लिमिट पहले 1 लाख हुआ करती थी, बट पहले 1,25,000 जो फर्स्ट 1,25,000 है, उसके ऊपर तक तो कोई टैक्स आने वाला नहीं है। और जो 125 के ऊपर वाला है, एक्सेस वाला है, तो उसके केस में 10% का टैक्स लग जाए, खाली एक्सेस वाले में। वहीं पे अगर लिस्टेड इक्विटी शेयर यूनिट्स ऑफ इक्विटी और म्यूचुअल फंड है, यूनिट्स ऑफ बिजनेस ट्रस्ट है, और वो बेटा ट्रांसफर किया है तूने रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू और एसटीटी पे किया था ट्रांसफर के टाइम पे, और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112A में आता है विदाउट इंडेक्स, विदाउट इंडेक्स, और तूने ट्रांसफर किया है 23 जुलाई 2024 या इसके बाद में, ऑन और आफ्टर, ऑन और आफ्टर, तो पूरे साल का 1,25,000 तक तो एग्जम्पशन है, कोई टैक्स नहीं आने वाला है। उसके बाद वाला जो है एक्सेस वाला पार्ट है, उसके ऊपर 12.5% है। तो सुनो, मान लो मेरे को पूरे साल में कैपिटल गेन 22 जुलाई 2024 से पहले जो 112A वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होता है ना, वो होता है फॉर एग्जांपल 2 लाख रुपए। पहले वाले की बात करो 2 लाख रुपए, तो उसमें से 1,25 का मेरे को एग्जम्पशन मिल जाएगा, बचा हुआ 75,000 है, उसके ऊपर वहां पे आपका 10% टैक्स आएगा, 7,500 टैक्स आ गया। अब मान लो 23 जुलाई 2024 के बाद में मेरे को और कैपिटल गेन होता है सेम 2 लाख रुपए,
तो यहाँ पे तू 125 वापस माइनस मत करना, ये जो 1.25 का लिमिट है वो इन प्रीवियस ईयर है, तो इधर ये जो 2 लाख है ना, इस 2 लाख के ऊपर पूरा 12.5% मतलब 25,000 और वो तेरा 7,500, तो पूरे साल का टैक्स कितना हो गया 32,500 हो जाएगा। समझ बात को, ये जो 1.25 का लिमिट है ना, ये पूरे साल का है, पूरे साल का है। तो अगर 1.25 तेरा यहीं पे एग्जॉस्ट हो गया है तो बात खत्म, सीधी सी बात है। अब वहां पे ये जब 23 जुलाई 2024 है, इसके बाद में तू ट्रांसफर करेगा तो एग्जम्पशन नहीं मिलने वाला है, 12.5% का टैक्स लग जाएगा। ठीक है, चलो उसके बाद में आपका तो ये वाला पसर क्वेश्चन आ सकता है। मिथुन वाला एक क्वेश्चन बेसिकली हमने क्लास में भी किया था, वो अलग अलग तरीके से क्वेश्चन हमने कर रखा है, प्लीज उस क्वेश्चन को आप रिवाइज कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे को तो लग रहा है कि इसी यहीं से शेयर्स एंड सिक्योरिटीज वाले से ही क्वेश्चन आ रहा है, शेयर्स एंड सिक्योरिटीज वाले से क्वेश्चन आ रहा है, तो इसके ऊपर थोड़ा फोकस ज्यादा कीजिएगा। ठीक है, क्योंकि सितंबर अटेम्प्ट में वो जो लैंड बिल्डिंग उसके ऊपर तो क्वेश्चन आया था, बट ऐसा नहीं कि आ गया तो नहीं आएगा सर, फिर से आ सकता है, बट ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो आपका शेयर्स एंड सिक्योरिटीज में है। अब देखो वहां पे शेयर्स एंड सिक्योरिटी में अदर शेयर्स एंड सिक्योरिटी, लिस्टेड इक्विटी शेयर्स, यूनिट्स ऑफ इक्विटी ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड और बिजनेस ट्रस्ट है, इनके अलावा। ठीक है, तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो वो आपका नॉर्मल टैक्स रेट से टैक्स हो जाएगा, जो भी स्लैब रेट या जो भी है। अगर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 112 में और वो रेसिडेंट है, और उसके केस में अगर लिस्टेड वाली थी वहां पे, तो 22 जुलाई 2024 तक बेचा था, तो 10% सर वहां पे विदाउट इंडेक्स और 20% विद इंडेक्स, विच एवर इज लोअर होता था। बट अगर ट्रांसफर किया ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, तो सर वो आपका 10% वाला रेट हटा दिया है, विद इंडेक्स भी हटा दिया है, तो इन दैट केस 12.5% वो इंडेक्स बेनिफिट नहीं मिलने वाला। दूसरा, अगर वो अनलिस्टेड है, रेसिडेंट को हो रही है, तो अप टू 22 जुलाई 2024 तक है, तो सर 20% विद इंडेक्स होता था, लेकिन उसके बाद में सर 12.5% विदाउट इंडेक्स कर दिया। अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल 112 एनआरआई को हो रहा है, नॉन रेसिडेंट इंडियन, एनआर नहीं एनआरआई, नॉन रेसिडेंट इंडियन सिटीजन, नॉन रेसिडेंट इंडियन सिटीजन, तो 22 जुलाई 2024 तक अगर ट्रांसफर किया था लॉन्ग टर्म वाला, तो 10% विदाउट इंडेक्स। और 22 जुलाई 2024 उसके बाद में मतलब 20 ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, तो 12.5% वहां पे आपका विदाउट इंडेक्स आ जाएगा। अगर आपका ऑल अदर कैपिटल सेट्स है, मतलब शेयर्स एंड सिक्योरिटीज के अलावा है, लैंड बिल्डिंग एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इमूवेबल प्रॉपर्टी सब, वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, तो टैक्स आएगा आपका नॉर्मल स्लैब रेट से। बट अगर वो लॉन्ग टर्म कैपिटल के अंदर 112 के अंदर अगर 22 जुलाई 2024 तक था, तो मेरा भाई कैपिटल गेन तेरे को विद इंडेक्स निकालना है, टोटल इनकम में भी जो आएगा वो विद इंडेक्स ही आएगा, और 20% वहां पे टैक्स लगेगा। लेकिन अगर ट्रांसफर हुआ ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, तो उस केस में मैंने आपको बता दिया है कि सर बाकी सारे केसेस में तो टैक्स हो गया है 12.5% विदाउट इंडेक्स, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी की, तुरंत एक क्वेश्चन उठा रहा हो, 12.5% विदाउट इंडेक्स। लेकिन अगर रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ है और उसके बाद में लैंड बिल्डिंग और बोथ था और खरीदा था 23 जुलाई 2024 के पहले और ट्रांसफर कर रहा है 23 जुलाई 2024 उसके बाद में, तो उस केस में सर बता दिया मैंने आपको, कैपिटल गेन तो आपको निकालना है, सीधी सी बात है, विदाउट इंडेक्स वही टोटल इनकम में जाएगा। और टैक्स निकालते टाइम सर वहां पे आप क्या करोगे, 20% विद इंडेक्स और 12.5% विदाउट इंडेक्स, विच एवर इज लोअर वहां पे लेना है। बाकी तो आपको मालूम है कि अनएग्जॉस्टेड बेसिस से लिमिट वगैरह वो एडजस्ट कर सकते हो, खाली किसके लिए, रेसिडेंट के लिए, नॉन रेसिडेंट के लिए बेनिफिट नहीं है, रेसिडेंट इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए। सर 87A का जो बेसिकली रिबेट है वो 112A के सामने नहीं मिलता है, 112A के सामने नहीं मिलता है। ठीक है, ओके। और कॉस्ट वॉस्ट कैसे निकालते हैं तो ये तो आपको मालूम, मैं खाली अमेंडमेंट डिस्कस कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, एग्जाम्शन अंडर सेक्शन 54 जो बेसिकली आपको मालूम होगा 54 ईसी, एक्चुअली 54 ईसी, 54 नहीं 54 ईसी जो है ना, 54 ईसी, 54 ईसी, टेक इट इजी, याद करो सर। अगर आपने अगर कुछ लॉन्ग टर्म लैंड बिल्डिंग और बोथ बेचा है, लॉन्ग टर्म लैंड बिल्डिंग और बोथ बेचा है, और 6 महीना या ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम विचएवर इज अर्लियर, उस टाइम पीरियड के अंदर आपने बॉन्ड्स ऑफ एनएचआई, आरईसीएल, आईआरएफसी, पीएफसी में इन्वेस्ट किया विद इन 6 मंथ और ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ इनकम विचएवर इज अर्लियर, इसमें 2 बॉन्ड और ऐड कर दिया, लेकिन क्योंकि इनका डेट ऐसा है तो इसलिए सब पूछने की संभावना न के बराबर है। इसमें 2 बॉन्ड ऐड किया था, एक तो है हुडको के बॉन्ड्स, हुडको हुडको, और एक इरेडा के बॉन्ड्स। हुडको सर वहां पे हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड है। ठीक है, भारत सरकार का बेसिकली ये कॉर्पोरेशन है, हाउसिंग अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हुडको, हुडको के जो बॉन्ड्स होते हैं वो, अगर वो इशू किया गया ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, तो उसके सामने एग्जम्पशन मिलेगा 54 ईसी में।
तो इशू होने का डेट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट, क्योंकि तुम्हारे केस में 31 मार्च 2025 जो है वो प्रीवियस एंड हो रहा है। बट ऐसा हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकता है कि आपने लॉन्ग टर्म लैंड बिल्डिंग मार्च के महीने बेचा, फरवरी के महीने बेचा, और आपने बॉन्ड्स खरीदे हो अप्रैल 25 में, मई 25 में, पॉसिबल है। तो वो एक पॉसिबिलिटी बनती है कि हुडको के बॉन्ड्स अगर आपने खरीदे थे जो इशू हुए थे ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025, उसके पहले अगर इशू है तो उसके सामने एग्जम्पशन नहीं मिलने का, ये ध्यान रखना, ये एमसीक्यू में आ सकता है। 1 अप्रैल 25 के पहले अगर इशू हो रखे थे तो उसके सामने एग्जम्पशन नहीं मिलने वाला है। अगर इशू है ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 तो उसके सामने जैसे ये एग्जम्पशन मिलता है वैसे ही मिल जाएगा। और एक होता है इरेडा के बॉन्ड, है ना, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, इरेडा के बॉन्ड, ठीक है। उसके केस में, ये भी भारत सरकार का एजेंसी है, उसके केस में अगर वो बॉन्ड्स इशू कर रखे थे ऑन और आफ्टर 9 जुलाई 2025, 9 जुलाई 2020, वही सेम वो मार्च वाला अगर केस बनता है कि भाई मार्च में अगर एसेट ट्रांसफर किया था, और उस केस में अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, ऑब्वियसली ड्यू डेट 31 जुलाई है आपका, और 9 जुलाई के इशू कर रखा है, तो 9 जुलाई के पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो सीधी सी बात है आपका एलिजिबल ही नहीं है। बट 9 जुलाई के बाद में, ऑन और आफ्टर 9 जुलाई बाद में किया, बट 31 जुलाई के पहले अगर आपका ड्यू डेट 31 जुलाई है तो सीधी सी बात है आप वहां पे एग्जम्पशन ले सकते हो, ठीक है। वही 50 लाख वो सेम है, उसमें कोई बस खाली 2 बॉन्ड ऐड किए है, लेकिन इसका डेट ध्यान रखना, इशू कब होना चाहिए। ओके, 46A टैक्सेबिलिटी इन केस ऑफ बायबैक ऑफ शेयर्स, अगर हम बात करें वहां पे, तो अगर बायबैक की कंपनी अपने शेयर्स का बायबैक कर रही है, अपने शेयर्स का बायबैक कर रही है, और वो बायबैक कब हो रहा है, 30 सितंबर 2024। वैसे सितंबर 2025 का अटेम्प्ट में एमसीक्यू 2 मार्क्स का आ चुका है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी बता देता हूं कि अगर वो बायबैक हो रहा था 30 सितंबर 2024, तो उस केस में वो जो डोमेस्टिक कंपनी है जो बायबैक करने वाली है, बराबर है, उसके केस में सर वहां पे टैक्स आएगा डिस्ट्रीब्यूटेड इनकम में। मतलब मान लो कि सर कॉस्ट ऑफ शेयर था 100 रुपए, जो शेयर होल्डर ने 100 रुपए में खरीदा था, और अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट कंपनी ने बायबैक 500 रुपए किया था, तो कितना डिस्ट्रीब्यूट किया, 500 माइनस 100, क्योंकि 100 तो आया था वही वापस दे रहा है। 400 रुपए के ऊपर 20% का टैक्स पे करती थी कंपनी, उसके ऊपर कंपल्सरी सरचार्ज 12% एंड 4% एचईसी, ऐसे अलग अलग रेट याद करेगा, 20% प्लस 12% कंपल्सरी सरचार्ज, 4% एचईसी, तो इफेक्टिव रेट ही हो जाता है। बट इफेक्टिव रेट के चक्कर में नहीं जाने का, आपको अलग अलग रेट, 20% का टैक्स है, 12% कंपल्सरी सरचार्ज है, 4% एचईसी है, और शेयर होल्डर को जो 500 रुपए मिला फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है 1034 के अंदर। लेकिन अमेंडमेंट आया ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2024, सितंबर 2025 का अटेम्प्ट में जो एमसीक्यू आया था उसमें डेट बाद की दे रखी थी, जनवरी आई गेस दे रखी थी, जनवरी 25। तो ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2024 अगर, तो इसका मतलब ये नहीं कि नहीं आ सकता, आ सकता है, हो सकता है पहले की डेट दे आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2024 अगर बायबैक किया है तो डोमेस्टिक कंपनी के हाथ में कुछ टैक्स नहीं लगने वाला है। शेयर होल्डर के हाथ में जो पूरा ग्रॉस डिस्ट्रीब्यूशन है 500 रुपए का, वो डीम डिविडेंड हो जाएगा 222F के अंदर, अगर बायबैक हो रहा ऑन और आफ्टर 1 अक्टूबर 2024। और सर सीधी सी बात है, उसने पैसा तो दिया था कंपनी को, तो उसके लिए वहां पे कैपिटल गेन निकाला जाएगा, और फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन नील लेना है, क्योंकि सर पूरा 500 रुपए तो डिविडेंड मान लिया है, तो फुल वैल्यू कंसिडरेशन नील हो गए, और वो जो कॉस्ट उसने पे किया था वो उसके लिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। तो इस तरीके से शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आएगा, मतलब नेगेटिव नेगेटिव वहां पे आपका लॉस आ जाएगा। इस लॉस को वो आपका सेट ऑफ कर सकता है, ऑब्वियसली शॉर्ट टर्म तो शॉर्ट टर्म, या लॉन्ग टर्म है तो ओनली लॉन्ग टर्म के सामने, और 8 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकता है। और 34A जो था ना, जो एग्जेम्पशन मिलता था शेयर होल्डर के लिए, वो ओमिट कर दिया गया है। अदर सोर्सेज में मई में जो फर्स्ट क्वेश्चन आता कंपलसरी, उसके अंदर ये वाला पार्ट पूछा था। तो अदर सोर्सेज में जो फैमिली पेंशन मिलता है, फैमिली पेंशन, उसके सामने एग्जाम्पशन मिलता है 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और मैक्सिमम 15,000 विच एवर इज लोअर। लेकिन डिफॉल्ट टैक्स रिजीम है तो 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन 25,000 विच एवर इज लोअर, तो 25,000 का है डिफॉल्ट रिजीम के अंदर फैमिली पेंशन सामने स्टैंडर्ड डिडक्शन। दूसरा भाई डीम डिविडेंड 222F हो ही चुका है। फिर उसके बाद में सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ हाउस प्रॉपर्टी लॉसेज जो है अंडर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम 115 BAC, उसके अंदर ध्यान रखना। तो एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं कि क्या क्लैरिफिकेशन था इसके अंदर। तो प्रॉपर्टी वैसे हमने क्लास में डिटेल में डिस्कस कर रखा है। अगर प्रॉपर्टी एसओपी है और एसओपी और डिफॉल्ट रिजीम फॉलो कर रहे हो, डिफॉल्ट फॉलो कर रहे हो, तो उस केस में सर आपको कोई इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता नहीं है, सीधी सी बात है, हाउस प्रॉपर्टी नील हो जाएगा। बट अगर प्रॉपर्टी एलओपी या डीएलओपी में, फिर से बोलो डिफॉल्ट रिजीम की बात कर रहे हैं, तो एलओपी डीएलओपी में इंटरेस्ट विंटरेस्ट सब माइनस कर सकते हो और वहां पे लॉस भी हो सकता है। तो मान लो डिफॉल्ट रिजीम में एक हाउस प्रॉपर्टी के सामने लॉस हो गया, दूसरे के सामने प्रॉफिट है, आप कितना भी अमाउंट सेट ऑफ कर सकते हो लॉस प्रॉफिट के सामने सेम हेड के अंदर हाउस प्रॉपर्टी डिफॉल्ट रिजीम में भी, ऑप्शन में तो कर ही सकते हो डिफॉल्ट में भी।
लेकिन जो अगर हाउस प्रॉपर्टी में लॉस बच गया, आप उसको किसी और हेड के सामने सेट ऑफ नहीं कर सकते, डिफॉल्ट रिजीम में नहीं कर सकते। तो सर वो क्या होगा, वो कैरी फॉरवर्ड होगा? नहीं, वही कहानी है, वो लॉस अब लैप्स हो जाएगा। As per the clarification from ICI, such loss cannot be carry forward और वो लैप्स हो जाएगा, 61,000 पूरा लैप्स हो जाएगा। एक और चीज कि मान लो आपने पिछले साल 23-24 में ऑप्शन रिजीम फॉलो किया था, डिफॉल्ट फॉलो नहीं किया था, और वहां पे आपको हाउस प्रॉपर्टी का लॉस हो गया, तो वो आप ऑप्शनल रिजीम में तो कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, तो आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया। करंट ईयर में सेटअप नहीं हो रहा था, तो सर आपका करंट ईयर में किसी और हेड के सामने सेटअप हो सकता है, लेकिन नहीं था मान लो, तो आपने उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया 8 साल तक। लेकिन अगले साल मतलब प्रीवियस 24-25 में आप डिफॉल्ट टैक्स रिजीम लेते हो, तो सर नहीं नहीं नहीं, वो जो बचा हुआ लॉस है करंट ईयर में, भले आपको हाउस प्रॉपर्टी से इनकम हो रहा है, बट उसके सामने सेट ऑफ नहीं होगा। लॉस ऑफ प्रीवियस 23-24 of 80,000 cannot be set off against income from house property of previous 24-25 40,000, एंड वो 80,000 का लॉस क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। टीडीएस के अंदर अमेंडमेंट, सर टीडीएस के अंदर सर ये ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन आता ही आता है। तो कुछ सेक्शंस है जैसे कि 194 डीए इंश्योरेंस का जो मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, 194 जी कमीशन बेसिकली जो आपका है, 194 एच ये भी कमीशन बेसिकली, 194 जी है वहां पे आपका कमीशन लॉटरी टिकट्स, ठीक है। उसके केस में 194 एच जो है बेसिकली वो आपका जनरल कमीशन एंड ब्रोकरेज है। 194 आईबी रेंट, बट अदर देन 194 आई में कवर होने वाला है, जो छोटा इंडिविजुअल छोटा एचयूएफ जो काटेगा ना टीडीएस 194 आईबी में, उसकी बात हो रही है। और 194 एम जो कॉन्ट्रैक्टर या प्रोफेशनल फीस है ना, या फिर ये सब बेसिकली जो आपका कमीशन 194 एच में कवर होता है। जो 194 सी 194 एच एंड 194 जे में बेसिकली जो कवर नहीं होता, वहां टीडीएस नहीं करता है। तो 194 एम में 50 लाख के ऊपर तो टीडीएस करता है। उनके केस में सर 1 अक्टूबर 2024 इस डेट के पहले 5% का रेट था, और 1 अक्टूबर 2024 के बाद में रेट हो गया 2%, ध्यान रखना। और 194 टी सर पक्का आ रहा है क्वेश्चन इसके ऊपर, मान के चलो सर 194 टी सर 3 से 4 नंबर का या जितने मार्क्स का क्वेश्चन, मैं बोला ना इस अमेंडमेंट के पूरे लेक्चर के अंदर आपका मिनिमम 8 से 10, ज्यादा भी हो सकता है, मार्क्स पक्के हो जाएंगे। 194 टी, 194 टी पेमेंट टू पार्टनर्स बाय पार्टनरशिप फर्म, कितना 10%, 10%, 10% वहां पे टीडीएस कटता है, लेकिन सर वहां पे शेयर इन प्रॉफिट के ऊपर कटने वाला नहीं है। और पूरे साल में अगर 10,000 20,000 तक का अगर अमाउंट पे किया है तो टीडीएस नहीं कटता। एग्जांपल ये सोनी एंड कंपनी, वहां पे मिसेस सोनी जो कि पार्टनर है, उनको वहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रही है, इंटरेस्ट ऑन लोन दे रही है, सैलरी कमीशन दे रही है, और शेयर इन प्रॉफिट, तो इसके ऊपर तो टीडीएस नहीं कटने वाला है शेयर इन प्रॉफिट के ऊपर। लेकिन ये बाकी जो है ना, बाकी सब चाहे वो सैलरी कमीशन रेम्यूनरेशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंटरेस्ट ऑन लोन, सब मिला करके 20,000 से ज्यादा है, तो इसका मतलब 10% 194 टी के अंदर टीडीएस कटेगा। नया सेक्शन है तो सर आ रहा है क्वेश्चन, कोई डाउट नहीं है। फिर लास्ट में आता है डिडक्शन। डिडक्शन में सर जो 80 याद करो एनपीएस में उसके अंदर डिडक्शन मिलता है। 80 में खुद के कंट्रीब्यूशन के लिए, चाहे मैं एम्प्लॉय हूं या सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन हूं, मुझे डिडक्शन मिलता है, ठीक है। और अगर 80 भी है तो जो खुद का कंट्रीब्यूशन उसके लिए एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है। लेकिन 80 अच्छा ये 80 एंड 1 ओनली ऑप्शनल रिजीम में मिलता है, लेकिन 80 ऑप्शनल एज वेल एज डिफॉल्ट दोनों रिजीम में मिलता है, दोनों रिजीम में आपको डिडक्शन मिलता है। और ये डिडक्शन मिलता है डिडक्शन फॉर एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन पक्का आ रहा है, देख लेना ये भी, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन के लिए डिडक्शन मिलता है, और ये दोनों रिजीम मिलता है। तो यहाँ पे क्या करना है, जितना भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है पहले तो इनकम फ्रॉम सैलरी में टैक्सेबल कर दो, ऐड कर दो, पूरा का पूरा इनकम फ्रॉम सैलरी में ऐड कर दो, टैक्सेबल कर दो। उसके बाद में आप क्या करो, डिडक्शन दो 80 में। तो अगर ऑप्शनल रिजीम है बेटा, तो अमाउंट जो भी कंट्रीब्यूट किया है, मतलब जो ऊपर लिखा है एम्प्लॉयर ने वो लिखो यहाँ पे, और 10% ऑफ सैलरी, ठीक है, विच एवर इज लोअर। हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉई है तो 14% हो जाएगा। लेकिन अगर डिफॉल्ट रिजीम है तो भाड़ में गया कौन सा एम्प्लॉई है, सारे केसेस में 14% ऑफ सैलरी, 14% ऑफ सैलरी का डिडक्शन मिलेगा। तो डिफॉल्ट में आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहीं पे एमसीक्यू में आपको टोटल इनकम निकालने के लिए पूछा जा सकता है। तो सुनो सुनो सुनो, अगर ऑप्शनल रिजीम फॉलो करोगे, सुनो ना, हो सकता है कि आपको टोटल इनकम में दोनों रिजीम में निकालने को बोला जाए। तो ऑप्शनल रिजीम में अगर करोगे तो देखो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन है ना, जो खुद ने किया है, ये एम्प्लॉय छोड़ो, सेल्फ बेसिकली जो अगर एम्प्लॉयड पर्सन है उसको भी डिडक्शन मिलता है वहां पे, ठीक है। तो उसी केस में वहां पे डिडक्शन मिल जाएगा 80 में, और एक्स्ट्रा डिडक्शन 1B में। मैंने क्या बोला, हमेशा 1B को अलग निकाल के 50,000 पहले दे दिया करो, बचा हुआ 1 में दिया करो वहां पे। लेकिन अगर वो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय है ना, एम्प्लॉय मतलब ऐसा मेरे को लग रहा है कि इस बार टोटल इनकम में हो सकता है सैलरी के ऊपर बड़ा क्वेश्चन पूछ लिया जाए।
तो 80CC2 में क्या करोगे? 80CC2 में सिंपल सी बात है सर, सीधी सी बात है, वहां पे आप क्या करो, पहले सारा का सारा एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन ऐड कर दो इनकम फ्रॉम सैलरी में, उसके बाद में आप डिडक्शन दोगे तो ऑप्शनल रिजीम में जो भी एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन किया है वो और 10% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो चांस मेरे को कम लगता है उस केस में 14% ऑफ सैलरी। लेकिन अगर डिफॉल्ट रिजीम में जाओगे तो पहले तो सारा ऐड करना है, सारा का सारा, फिर आप क्या करोगे, जो भी कंट्रीब्यूशन किया है, जो ऐड किया है वो अमाउंट और 14% ऑफ सैलरी विच एवर इज लोअर, ये डिडक्शन मिल जाएगा 80CC2 में। मतलब 80CC2 का डिडक्शन डिफॉल्ट में 14% है इरिस्पेक्टिव ऑफ एम्प्लॉय, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और सैलरी में बेसिक सैलरी डी आता है। तो ये सारे के सारे अमेंडमेंट थे। अब सर जिसका मैं इंतजार है वो करवा दो, जल्दी से करवा रहा हूं, घबराओ मत, ठीक है। 2 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं, मतलब 2-3 क्वेश्चन अलग अलग करवा रहा हूं। इनफैक्ट वो एग्जाम्पल्स ले रखे, एक तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है वो भी करवाऊंगा, बाकी मैं अलग अलग एग्जाम्पल्स करवा रहा हूं। चलो आ जाओ सर, आ जाओ सर, करवा देता हूं, तुम भी क्या याद करोगे। सब इधर ध्यान देना, कॉन्शियस होकर के। मान लो ऐसे एग्जाम्पल मैंने बैठे बैठे बना दिया, तो सर यहां पे आपका मान लो मैं एक इंडिविजुअल हूं मिस्टर ARP, और मैं रेसिडेंट भी हूं, और मैंने ऑप्शनल रिजीम चूज कर रखा है। वैसे कैपिटल गेन में रिजीम में कोई फर्क नहीं पड़ता, बट बेसिक एग्जामिशन लिमिट के लिए वहां पे इंपॉर्टेंस है उसका। तो मिस्टर ARP इंडिविजुअल, रेसिडेंट और ऑप्शनल रिजीम है। मेरी अदर इनकम जो PGP वाली है ना वो 10 लाख रुपए है। अब मेरा 4 अगस्त 2003 को, मतलब 2003-4 में, सब लोग ध्यान देना, आप इसको सॉल्व भी कर लेना अपने हिसाब से, रेसिडेंशियल हाउस मैंने एक्वायर किया था। उस रेसिडेंशियल हाउस का कॉस्ट था 10 लाख रुपए, और स्टैम्प ड्यूटी मैंने पे किया था 1 लाख रुपए, तो वो ऐड हो जाएगा, मेरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 11 लाख रुपए था। ये कहानी खत्म हो गई, ठीक है। रेसिडेंशियल हाउस मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी। 2012-13 में मैंने कैपिटल एक्सपेंडिचर किया 2 लाख का, मतलब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है। 2023-24 में भी कैपिटल एक्सपेंडिचर किया 3 लाख रुपए, वो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है, बराबर है। और 31/12/2024, वेरी इंपॉर्टेंट, 31/12/2024 मतलब ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024 है, प्रीवियस है 24-25 में। तो उस केस में पीरियड ऑफ होल्डिंग अगर देखोगे तो 4 अगस्त 2003 से 31 दिसंबर 2024, ये 24 मंथ से ज्यादा है, क्योंकि आप जब 23 जुलाई 2024 के बाद में देखते हो तो 24 मंथ्स का पीरियड ऑफ होल्डिंग है, 36 मंथ। वैसे भी इमोल प्रॉपर्टी के केस में 24 मंथ्स ही है, तो ये आपका लॉन्ग टर्म हो गया। अब देखो रेसिडेंशियल हाउस मैंने ट्रांसफर कर दिया, अब कंडीशन देखो, सबसे पहले सर कौन है इंडिविजुअल, कौन सा वाला, रेसिडेंट है, कौन सी वाली प्रॉपर्टी है सर, इमूवेबल प्रॉपर्टी है। कब खरीदी थी सर, सर 23 जुलाई 2024 के पहले खरीदी थी। और सर कैपिटल गेन कौन सा है, लॉन्ग टर्म है। सर आपको कैपिटल गेन कंप्यूट करते टाइम इंडेक्सेशन माइनस नहीं करना है, इंडेक्सेशन कंप्यूट नहीं करना है, बट टैक्स निकालते टाइम विद इंडेक्स विदाउट इंडेक्स दोनों देखना पड़ेगा। तो आ जाओ पहले कैपिटल गेन निकालते हैं। सबसे पहले कितने में बेचा, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन कितना है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन है सर वहां पे 1 करोड़ 1 लाख। उसमें से ट्रांसफर एक्सपेंस 1 लाख माइनस किया, नेट सेल के अंदर 1 लाख 1 करोड़ आ गया। अब इसमें सीधा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस करो 11 लाख, नो इंडेक्सेशन, सीधा 11 लाख माइनस करो। ये आपने 11 लाख यहाँ पे माइनस किया, और सीधा सर वहां पे आपका इंडेक्सेशन करना है, बट प्रेजेंटेशन आपको ऐसे दिखाना है। सर सीधा आप ये इंप्रूवमेंट 2 लाख और 3 लाख माइनस करो, विदाउट इंडेक्स ये माइनस किया, सिंपल सा आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, ऐसे ही करना है। 84 लाख। अब तुम क्या बोलोगे, मेरा 84 लाख का तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और आपका पीजीपी इनकम कितना है 10 लाख, तो टोटल इनकम कितना हो गया 94 लाख। 94 लाख, रुको अभी सबर करो। तो ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो 84 लाख का आया ना, यही जीटीए एनटीए में इंक्लूड होगा, और यही मिला के 10 लाख में मिला के देखो आपका टोटल इनकम है ना 94 लाख होता है, 10 लाख प्लस 84 लाख, टोटल इनकम तो 94 लाख हो गया। रुको ना अभी एक और क्वेश्चन करवाता हूं। अब जब आपको टैक्स निकालना है, तो टैक्स निकालते टाइम क्या करना है, तो देखो ये जो 10 लाख का पीजीपी है बेटा, 10 लाख का पीजीपी, क्योंकि ऑप्शनल रिजीम फॉलो करो तो 2.5 लाख का बेसिक एग्जामिशन लिमिट है, तो सर वो बेसिक एग्जामिशन इसके सामने एडजस्ट हो जाएगा। जब आपके पास में अदर इनकम होती है तो पहले उसके सामने बेसिक एग्जामिशन लिमिट और इसके ऊपर टैक्स लगेगा स्लैब रेट से, तो पहले 2.5 लाख के ऊपर नील, फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट आपका 2.5 लाख होगा उसके ऊपर कितना परसेंट, 5%, वो होता है 12,500, और जो बैलेंस 5 लाख है उसके ऊपर आपका 20% से होता है 1 लाख, मतलब 1,12,500, 1,12,500 का आपका बेसिक टैक्स आ गया, किसके ऊपर, उस 10 लाख के ऊपर। तो देखो तो टैक्स ऑन अदर इनकम 1,12,500। अब हम टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल निकालते हैं, तो उसके लिए देखो कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही है, इंडिविजुअल है, रेसिडेंट है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, खरीदा 23 जुलाई 2024 के पहले था, बेच रहा है 23 जुलाई 2024 के बाद में, तो इन दैट केस सर आप वहां पे विदाउट इंडेक्स तो निकाल दिया, अब विद इंडेक्स भी एक काम करो निकाल लो। तो यहाँ पे नोट के अंदर
विथ इंडेक्स वहां पे लेते हो, फुल वैल्यू कंसिडरेशन कितना, 1 करोड़ 1 लाख, माइनस ब्रोकरेज 1 लाख, यहां तक तो कहानी सेम है, मतलब सीधा नेट सेल कंसिडरेशन से शुरू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन वहां पे 2003-4 में खरीदा था, तो 11 लाख इंटू 363 करंट ईयर का 24-25 का अपॉन 3034 का 109 चेक कर लो तुम, ये 3663,303 इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आ गया। ऐसे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट 2012-13 का 2 लाख इंटू 363 करंट ईयर का अपॉन 200 2012-13 का, ये आ गया। और 2023-24 का 3 लाख इंटू 363 अपॉन 348 आपका ये आ गया। दिस इज योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब आपके पास में विद इंडेक्स भी है, विदाउट इंडेक्स भी है। तो विदाउट इंडेक्स, सॉरी विद इंडेक्स कितना, 5660 766। तो ये जो विद इंडेक्स आया लॉन्ग टर्म में, विदाउट सॉरी ये विदाउट इंडेक्स नहीं है, विद इंडेक्स है, एक मिनट, ये विद इंडेक्स है, विदाउट ये वाला है, ये विद इंडेक्स है, ठीक है। विद इंडेक्स जो आया बेसिकली, विद इंडेक्स आपका कितना हो गया, विद इंडेक्स 5660 766, इसके ऊपर आपको टैक्स लेना है एट द रेट कितना, 20%, 1132,153। और ये जो विदाउट इंडेक्स 84, इसके ऊपर 12.5 लेना है, 10,50,000। इन दोनों में से विच एवर इज लोअर कौन सा आ गया, 10,50,000, ठीक है। 10 लाख सर, हम आपने हमको बताया था कि वो सर दोनों आपको साथ में कर लो, वैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन एक चीज ध्यान रखना है कि टोटल इनकम में विदाउट इंडेक्स वाला ही आपको ऐड करना है। टोटल इनकम जब निकालते हो टोटल इनकम, तो इसमें ये वाला ही लेना है आपको, ये चीज ध्यान रखना है। ओके, तो विच एवर इज लोअर बेसिकली आपका आ गया, कितना आ गया, 1050, 1050 में 1,12,500 ऐड किया तो 11,62,500 बेसिक टैक्स आ गया। अब वेरी इंपॉर्टेंट, सरचार्ज। तो सरचार्ज के लिए आप टोटल इनकम देखोगे, तो टोटल इनकम में देखो ये 84 प्लस आपका अदर इनकम कितना है, 10 लाख, टोटल कितना हो गया, 94 लाख, मतलब 50 लाख से ज्यादा, तो सरचार्ज एट द रेट 10%, 1,16,250 आ गया, इसमें HEC ऐड किया, दिस इज योर टैक्स पेबल, ये हो गया। नहीं, और भी इंटरेस्टिंग करवाने वाला हो, डोंट वरी, यहाँ पे और जबरदस्त इंटरेस्टिंग एग्जांपल लेते हैं, ये तो और मजेदार है, एक नंबर है सर। मिस्टर ARP जो कि रेसिडेंट है, ऑप्शनल रिजीम फॉलो कर रहा है, ARP इंडिविजुअल रेसिडेंट ऑप्शन रिजीम फॉलो कर रहा है, अदर इनकम 10 लाख, वही PGP आपको मैंने बता दिया, ठीक है। 1 घंटे का मैक्सिमम मैं वीडियो रखूंगा सर, आप पूरा अमेंडमेंट 1 घंटे में 8 से 10 लाख, सब बिल्कुल बुरा नहीं है सर, आप प्लीज 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 देखना, प्लीज देखना, ठीक है। और दोस्तों को जरूर शेयर करना है ना, और लाइक शेयर कमेंट तो करना ही करना है, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है ऑब्वियसली, और भी कंटिन्यूटी में वीडियो आ रहे हैं। तो ARP कौन है, रेसिडेंट है वहां पे, ऑप्शनल एग्जीम, अदर इनकम कितना है वहां पे, 10 लाख, कितना 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 10 लाख है। PGP रेसिडेंशियल हाउस अक्वायर किया था 3 अगस्त 1997, क्यों ले रहा हूं आपको समझ में आ जाएगा, 10 लाख का वहां पे उसका कॉस्ट था, स्टैंप ड्यूटी पे किया था 1 लाख, तो ओरिजिनल कॉस्ट हो गया 10 + 1 11 लाख। कैपिटल एक्सपेंडिचर 1998-99 में करवाया 1.5 लाख, कंसिडर नहीं करना है आपको इसको। 12-13 में करवाया 2 लाख, 23-24 में करवाया 3 लाख। FMV ऑन 1 अप्रैल 2000 में 18 लाख, और SDV ऑन 1 अप्रैल 2000 17 लाख। तो आपको मालूम है क्या करने का है, ये आपका 10 + 1 कितना हो गया, 11 लाख। इसको कंपेयर करेंगे, ये इन दोनों में से विच एवर इज लोअर, 17 लाख, 17 लाख और 11 लाख, विच एवर इज हायर, कितना आएगा, 17 लाख का आपका कॉस्ट हो जाएगा। ट्रांसफर ऑन 31 दिसंबर 2024, 31 दिसंबर 2024 को अगर ट्रांसफर करते हो, मतलब जो कि 23 जुलाई 2024 के बाद में, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 करोड़ 1 लाख के लिए, ब्रोकरेज 1 लाख के लिए। तो आओ पहले तो हम लोग वहां पे, सीधी सी बात है, अदर इनकम आपको पहले ही दे रखा था, कितना है अदर इनकम, PGP 10 लाख, तो वो 10 लाख रुपए ले लिया आपने PGP यहाँ पे। अब हम कैपिटल गेन कंप्यूट करते हैं, पीरियड ऑफ होल्डिंग 3 अगस्त 97 से 31/12/2024 लॉन्ग टर्म है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 करोड़ 1 लाख ले लिया आपने, उसमें से ब्रोकरेज माइनस कर दिया, ट्रांसफर में 1 करोड़ हो गया आपका नेट सेल कंसिडरेशन। अब मैंने क्या बोला, क्योंकि सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, रेसिडेंट है, इंडिविजुअल है सर, वहां पे आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी है, खरीदा था 23 जुलाई 2024 के पहले, बेच रहा है ऑन और आफ्टर 23 जुलाई 2024, तो आपको कैपिटल गेन तो विदाउट इंडेक्स ही निकालना है, और टैक्स निकालते टाइम विद इंडेक्स विदाउट इंडेक्स दोनों देखोगे। तो यहाँ पे आप सीधा एक तो कॉस्ट माइनस करो, तो मैंने कॉस्ट बताया ना 10 लाख, तो देखो कॉस्ट मैंने निकाला है, डोंट वरी, टेंशन मतलब कॉस्ट ऐसे निकाला है, क्योंकि असेट 1 अप्रैल 2001 के पहले खरीदा था, तो एक्चुअल कॉस्ट 10 लाख, और स्टैंप ड्यूटी पे किया था 1,11,00,000, और FMV 1 अप्रैल 2001 का 18, और SDV 1 अप्रैल 2001 17 लाख का, विच एवर इज लोअर 17, विच एवर इज हायर 17 लाख का कॉस्ट होगा, सीधा आप यहाँ पे माइनस करो ये 17 लाख,
और इंप्रूवमेंट जो 98 99 का था 1.5 लाख आपने इग्नोर किया, 2012 13 और 23 24 में इंप्रूवमेंट थे 2 लाख एंड 3 लाख, ठीक है, उनको आप माइनस कर दो विदाउट इंडेक्स। तो इस तरीके से आपका क्या आ गया, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 78 लाख का। अब ये इसको आपने 10 लाख ऐड कर दिया तो ये आपका सर क्या आ गया, टोटल इनकम। अब इस टोटल इनकम के ऊपर टैक्स निकालना है तो देखो प्रॉपर प्रेजेंटेशन किया है। इस 88 लाख में आपने दो पार्ट कर दिया, 112 वाला और आपका अदर इनकम। तो जो अदर इनकम है ना, अदर इनकम 10 लाख, उसके ऊपर वही टैक्स कितना, 1,12,500, 1,12,500 है ना, वही 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 वही, अरे 1,12,500 बेसिक एग्जामिशन वगैरह देने के बाद में। और यहां पे आप टैक्स निकालने के लिए क्या करोगे, तो 12.5% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ये वाला जो आपका 78 लाख है, 78 लाख, इसके ऊपर वहां पे 12.5%। अब विदाउट इंडेक्स तो निकाल दिया, विद इंडेक्स भी निकालेंगे। तो सर विद इंडेक्स निकालने के लिए मैंने नोट में यहाँ पे आ जाते हैं। तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 1 करोड़ 1 लाख, ट्रांसफर एक्सपेंस 1 लाख आ गया, नेट सेल कंसिडरेशन 1 करोड़ आ गया। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 17 लाख था, इंटू 363 करंट ईयर का अपॉन 100 करोगे, क्योंकि 2001 के पहले खरीदा था, 2001 के पहले, तो हम 2001-2 का लेते हैं वहां पे। इस तरीके से आप कैलकुलेट करो सर, आ गया। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट सर 98 99 का इग्नोर हो जाएगा, 2012-13 का 2 लाख इंटू 363 करंट ईयर, ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन 200, और ऐसे ही 23 3 लाख इंटू 360 ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन 348, मतलब 23-24 का। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया 31,53,069। वेरी इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग, बताता हूं क्यों, ठीक है, वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। यहाँ पे 20% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो विद इंडेक्स, इसके ऊपर आपका आ गया 36,914। तो इन दोनों में से जो विचेवर इज लोअर है ना, विचेवर इज लोअर, ये लेने का है। मतलब आपको टैक्स लेने का है 20% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन विथ इंडेक्सेशन का, 20% विथ इंडेक्सेशन का लिया है, तो टैक्स तो आपने ले लिया विथ इंडेक्स वाला, जहां पे लॉन्ग टर्म खाली 31,53,069 है। तो आ गया 636,114, और इन दोनों का टोटल किया तो 7,43,114। नाउ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग, इधर देख सर, यहां पे हमने इसके ऊपर बेसिकली टैक्स वो वाला हमने चूज किया, लेकिन जब हम लोग सरचार्ज लगाने के लिए जाएंगे तो टोटल इनकम में ये मत ऐड करना। ऐसा नहीं कि तू 10 लाख प्लस 3153 करेगा, ना 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 ना, टोटल इनकम तो तेरा यही है 10 प्लस 78। गवर्नमेंट स्मार्ट प्ले कर रही है, अपने साथ में स्मार्ट प्ले कर रही है। 88 लाख वहां पे आपका टोटल इनकम आ जाएगा। और उस हिसाब से, क्योंकि 50 लाख से ज्यादा है टोटल इनकम, वेरी इंपॉर्टेंट, अगर तू 3153 प्लस 10 करेगा तो 50 से भी नीचे है, बट टोटल इनकम तो तेरा यही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो 50 लाख से ज्यादा है तो उसके केस में तेरे को सरचार्ज लेना है @10%, और HEC ऐड कर देना, दिस वुड बी टैक्स पेबल, राउंड ऑफ कर दोगे वहां पे, ठीक है। तो इस तरीके से तेरे को डील करने का है। अब एक काम करते हैं, तुम्हारी बुक के अंदर एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है, स्टार्टिंग में एकदम, एनी असेट बेसिकली मूवेबल और इमूवेबल याद होगा, तो मैं इसमें मूवेबल इमूवेबल दोनों करता हूं वहां पे, मूवेबल और इमूवेबल, ठीक है, ये मैंने तुमको करवाया था बेसिकली। अब मिस्टर ARP मान लो यहाँ पे रेसिडेंट है और ऑप्शनल टैक्स रिजीम फॉलो कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे खरीदा था 93 94 में और बेच रहा है 2024 25 में, ठीक है। अब 23 24 में मैंने बोला था कि 1 जुलाई 2024 का करके देखो, 1 अगस्त 2024। तो सर 1 जुलाई 2024 का करोगे ना, चाहे मूवेबल प्रॉपर्टी या इमूवेबल प्रॉपर्टी, दोनों केस में इंडेक्सेशन होगा, दोनों केस में इंडेक्सेशन होगा 1 जुलाई 2, क्योंकि 22 जुलाई 2024 तक है, बिफोर 23 जुलाई 24। तो मूवेबल प्रॉपर्टी में भी इंडेक्स होगा, इमूवेबल प्रॉपर्टी में भी इंडेक्स होगा, और 20% का ही टैक्स आएगा, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। टैक्स आपको खाली 20%, 12.5% वाला अप्लाई भी नहीं होगा। लेकिन आप 1 अगस्त 2024 को ट्रांसफर कर रहे हो, 1 अगस्त 2024 को ट्रांसफर कर रहे हो, तो सर इस केस में कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है। मूवेबल में तो इंडेक्स होने भी नहीं वाला है, और टैक्स भी 12.5% ही आएगा, कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास में। इमूवेबल में वहां पे ऑब्वियसली कैपिटल गेन तो आप विदाउट इंडेक्स ही करोगे, बट टैक्स निकालते टाइम विथ इंडेक्स 20%, विदाउट इंडेक्स 12.5% दोनों देखोगे। सेलिंग प्राइस 3 करोड़ है, 90 से 90 ये वाला इग्नोर हो जाएगा, ये कंसिडर करेंगे, ये कंसिडर करेंगे। ब्रोकरेज 1% पे किया, एक्विजिशन ट्रांसफर दोनों के टाइम पे, तो जो एक्विजिशन वाला कॉस्ट में ऐड कर दोगे, ट्रांसफर वाला आपका ट्रांसफर एक्सपेंस है। FMV ऑन 1 अप्रैल 2001 8 लाख रुपए, तो ये मूवेबल प्रॉपर्टी में काम आएगा, ठीक है। और इमूवेबल प्रॉपर्टी में SDV एंड FMV दोनों काम आएंगे। तो सर आइए ना, मैंने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है
यहीं पे ये लो क्वेश्चन नंबर बेसिकली जो आपका 5 है, ये देखो, इफ असेट इज मूवेबल, असेट इज व्हाट मूवेबल, तो कंप्यूट शो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। सर आपका यहाँ पे पीरियड ऑफ होल्डिंग 24 मंथ से ज्यादा है, क्योंकि 93 से 2024-25 तो आपको कंप्यूट करना है। तो सबसे पहले मूवेबल के केस में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन 3 करोड़ आ गया, इसका 1% ब्रोकरेज है एक्विजिशन परचेज, तो वो आपने माइनस कर दिया, तो नेट सेल कंसिडरेशन 2 करोड़ 97 लाख आ गया। अब आप कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन सीधा माइनस करो, ना 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 ना, क्योंकि 1 अगस्त मैंने क्या बोला, अगर वो 23 जुलाई 2024 के बाद में ट्रांसफर हो रहा है तो कैपिटल कंप्यूट करते टाइम भले लॉन्ग टर्म में इंडेक्स वहां पे नहीं लेना है। तो यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट सर परचेज कॉस्ट था 1 लाख रुपए, कितना का था परचेज कॉस्ट वहां पे, 1 लाख रुपए था, उसमें 1% ब्रोकरेज ऐड कर दो, तो 1,01,000 वहां पे आपका हो गया ओरिजिनल कॉस्ट, बराबर 1,01,000। और एफएमवी मूवेबल प्रॉपर्टी खाली एफएमवी लेंगे 1 अप्रैल 2001 का, वो है आपका 8 लाख, विच एवर इज हायर, तो सीधी सी बात है आपका 8 लाख का सीधा कॉस्ट माइनस कर दो, नो इंडेक्सेशन, सीधा कॉस्ट माइनस करो। अब कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट डायरेक्टली दे रखा है 97 98 का, तो इग्नोर हो जाएगा, क्वेश्चन तुम्हारे सामने खुला हुआ है, क्योंकि 2001 के पहले के 2007 8 और 21 22 वाले 5,07,000, ये देखो ये माइनस करोगे विदाउट इंडेक्सेशन, दिस वे यू विल फाइंड आउट योर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया, लेट्स अज्यूम और कोई इनकम नहीं है मेरा, तो यही वहां पे आपका एनटीआई भी हो जाएगा, कुछ नहीं है तो यही एनटीआई हो गया। नाउ इंटरेस्टिंग, अब जब हम टैक्स निकालने के लिए जाएंगे, तो क्योंकि 23 जुलाई 2024 के बाद में है, तो सीधा 12.5% मूवेबल प्रॉपर्टी, सीधा 12.5%। लेकिन लेकिन सिंपल सी बात है, सुनो, यहाँ पे बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट तो मेरे को मिलेगा ना अनएग्जॉस्टेड, क्योंकि और इनकम नहीं है, ये थोड़ा अलग है, पहले वाले से अलग है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, टैक्स ऑन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वहां पे निकालना है, लेकिन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट माइनस करने के बाद तो ऑप्शनल रिजीम है, 2.5 लाख माइनस कर दिया, 274.50 के ऊपर 12.5% निकालो, तो 31,250 होता है। करना करना बेटा, करना करना, ठीक है, इतना तो कर ले। और सरचार्ज वहां पे ऐड कर दे 15% के हिसाब से। क्यों 15%, क्यों 15%, ये क्वेश्चन आएगा, बोला ना बेटा मैं सिर्फ अमेंडमेंट नहीं करवा रहा हूं, मल्टीपल चीजें करवा रहा हूं। क्यों 15%, सर आपका टोटल इनकम तो 2 करोड़ से ज्यादा है, 25% आना चाहिए। बेटा याद कर, एकदम स्टार्टिंग में जो फर्स्ट चैप्टर में टेबल दे रखा है, उसमें मैंने बोला भी था कि जो आपका, और लिखा हुआ भी है, बताता हूं मैं तेरे को, ये देखिए इधर लिखा हुआ भी है कि जो भी आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 112 शॉर्ट टर्म 111A, बराबर है, इन सब के केस में जो मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज है, ये रहा अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल 112 शॉर्ट टर्म 111A एंड डिविडेंड, मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज वुड बी 15%, भले टोटल इनकम 2 करोड़ से क्या 5 करोड़ से ऊपर क्यों ना चला जाए, मैक्सिमम रेट ऑफ सरचार्ज 15% ही आएगा। तो यहाँ पे भाई आपका, क्योंकि भले 2 करोड़ से ऊपर जा रहा है, बट सरचार्ज आपका 15% से आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके अंदर एचईसी ऐड कर देना, इस तरीके टैक्स पेबल, तो कुछ भी इंडेक्स वाला काम करना ही था। बट मान लो इफ असेट इज इमूवेबल, तो बाकी सब तो सेम है सर, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये भी बेसिकली यहां तक तो सेम है कि परचेज प्राइस था 1,01,000, बट क्योंकि सर इमूवेबल प्रॉपर्टी है तो एफएमवी एसडीवी दोनों कंपेयर करते हैं। यहाँ पे एफएमवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001 और एसडीवी एज ऑन 1 अप्रैल 2001, विच एवर इज लोअर 7 लाख, और वो आपका 1,01,000 विच एवर इज हायर, कितना आ जाएगा सर, ये हो गया आपका इन दोनों में से हायर 7 लाख, आपने माइनस कर दिया 7 लाख, वही बाकी तो सेम है सर, 5 लाख 7 लाख। तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ गया वहां पे 2 करोड़ 78 लाख, और वहां पे वही एनटीआई भी है, कोई और इनकम है भी नहीं। तो अब मेरे को इसके ऊपर टैक्स निकालना है। अब देखो देखो, मैं एक इंडिविजुअल हूं, मैं एक रेसिडेंट हूं, मेरा इमूवेबल प्रॉपर्टी है जो 23 जुलाई 2024 को बहुत पहले खरीदा था, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो बेच रहा हूं 23 जुलाई 2024 के बाद में। तो उस केस में दोस्तों सर वहां पे आपका सीधा सा बात है, पहले तो मेरे को विदाउट इंडेक्स तो हो गया, विद इंडेक्स निकाल लेता तो मैंने सीधा नेट सेल कंसिडरेशन ले लिया 2 करोड़ 97 लाख सीधा। अब यहाँ पे 7 लाख का इंडेक्स करूंगा, एक तो मैं 5 लाख का इंडेक्स करूंगा और 7 लाख का इंडेक्स करूंगा, तो देखो 7 लाख का इंडेक्स किया 363/100, क्योंकि 2001 के पहले खरीदा गया है, ये आ गया। फिर आपका ये तो इग्नोर हो जाएगा, फिर 5 लाख का इंप्रूवमेंट का 363/129 7/8 का, और 21-22 का 363/317 7 लाख का, इसका 2,49,50,446 का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आया विद इंडेक्स। अब मैं क्या करूंगा सर, अब मेरे को टैक्स निकालना है, तो ये मेरे पास में और ये भी मेरे पास में, पहले तो इन दोनों में से बेसिक एग्जम्पशन लिमिट माइनस कर देता हूं,
क्योंकि मेरे पास को और इनकम तो है ही नहीं है। तो देखो यहाँ पे विदाउट इंडेक्स अगर मैं करता हूँ ये 278 वाला, तो 278 माइनस 250 किया, 2,75,50,000 के ऊपर 12.5%, ये 34,43,750 आ गया। और जो विद इंडेक्स था ये इसके ऊपर सर 249, इसमें से 250 बेसिक एग्जामिशन में तो देना पड़ेगा ना रिजीम के हिसाब से, ऑप्शनल रिजीम था वहां पे, तो ये आपका आ गया इसके ऊपर 20% आ गया, 49,40,000 जीरो। अब देखो यहाँ पे ये वाला और ये वाला विच एवर इज लोअर क्या आ रहा है, 34,43,750 आ गया बेसिक टैक्स, कोई और इनकम तो है ही नहीं है। इसके ऊपर सरचार्ज 15%, भले टोटल इनकम यही लेना है, टोटल इनकम ये नहीं है, ये टोटल इनकम है, टोटल इनकम आपका 2 करोड़ से ज्यादा है, तो उस केस में भी सरचार्ज, क्योंकि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो आप मैक्सिमम 15% ही आएगा, तो ये आपका 15% का सरचार्ज जोड़ दिया, एचईसी जोड़ दिया, इस तरीके से आपका टैक्स पेबल मैंने राउंड ऑफ करके ये 730 कर दिया, 26 आ रहा था, तीनों तीन करोगे तो 26 आ रहा था, मैंने राउंड ऑफ करके वहां पे आपका ये कर दिया। तो ये वाला क्वेश्चन मैंने बता दिया। इसमें मैं अजम्पशन एक ले लेता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 5 है ना, इसमें लेता हूँ ट्रांसफर, लेता हूँ ये जो मैंने सॉल्व किया है, ट्रांसफर ऑन 1 अगस्त 2024, ठीक है। इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी लेता हूं मैं, ट्रांसफर ऑन 1 अगस्त 2024, मतलब ऑन और आफ्टर बेसिकली वो 23 जुलाई 2024 है। तो दोस्तों ये सारे अमेंडमेंट मैंने 1 घंटे 4 मिनट, उसमें भाई 4-5 मिनट तो मैंने बकवास भी करी है, टॉलरेट करना, तो 1 घंटे में विथ 4 ब्यूटीफुल एग्जाम्पल्स मैंने अब आपको सारे अमेंडमेंट करवा दिए। 8 से 10 नंबर पक्का है, अच्छे से देख के जा इन क्वेश्चन को। ये सर ये पीडीएफ कहाँ मिलेगा, ये भी तेरे को यहाँ पे इस वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल है, जाके सब्सक्राइब कर ले, बटन दबा दे, उधर मिल जाएगा तेरे को, दोनों वीडियो उधर मिल जाएंगे। और मैं बोल रहा हूँ ना और भी आने वाला है ना, एक तुरंत बैक टू बैक वीडियो आ रहा है जिसमें कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम जो है ना उसके स्टेप्स बताऊंगा, फिर क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो फटाफट वीडियो को लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब कर और कमेंट जरूर करना। और पढ़ बेटा, पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है ना, अपने को कैसे भी करके ये अटेम्प्ट पास करना है। जनवरी 2026 का अटेम्प्ट इज लास्ट अटेम्प्ट ऑफ योर्स इन सीए इंटरमीडिएट, लास्ट अटेम्प्ट, उसके बाद में कोई और अटेम्प्ट वहां पे देना ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। एकदम ताकत, पूरी ताकत लगा दे, अपनी पूरी ताकत लगा दे, जुनून लगा दे बेटा, सब हो जाएगा। ऊपर वाला सब देख रहा है, बहुत मेहनत करी है तुमने, बहुत 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 मेहनत करी है, सब देख रहा है ऊपर वाला, सब हो जाएगा। पॉजिटिव रहे, पढ़ते रहे, बाकी मैं तो तुम्हारे साथ में ही हूँ। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।